हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल में यूपी ट्रिपल एससी वनदरोगा की जो मुख्य परीक्षा है 2022 की, उसके सिलेबस को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो वो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो काफी डाल दिए हैं, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज वो देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक शेयर किया था कि जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है उसमें 8 लगभग प्रैक्टिस सेट है, तो उसके आज प्रैक्टिस सेट 1 को हम इस वीडियो में डाल रहे हैं। तो इसमें देखिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट करना है अपने आप को कि हमने जो अभी तक करा है वो या जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो कैसा तैयारी हमारी चल रही है, उसको टेस्ट करने के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जितने भी 26 टॉपिक है उसका मिक्स ही यहाँ पर दिया हुआ है 100 क्वेश्चन के फॉर्म में। तो काफी अच्छा आप लोगों की तैयारी के लिए ये होगा। इस पूरी बुक को हम इस सीरीज में कवर कर देंगे, और जो भी होगा, जितने भी आपके क्वेश्चन जिसमें ठीक बैठते हैं, जो सेक्शन आपको लगता है आपका कमजोर है, उसकी आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, यानी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी से आपका नहीं है। देखिए धारणीय विकास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग से भी हमारा पर्यावरण इंपैक्ट होता है, कागज के थैलों से भी, क्योंकि जब हम पॉलिथीन से हटाकर कागज के थैलों की तरफ जाते हैं तो उससे पर्यावरण संरक्षण होता है। तो गरीबी कम करना जो है, देखिए इसका कहीं भी सीधा संबंध हमारे पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, रियो प्लस 20 किसके लिए संक्षिप्त नाम है। हम सभी को पता है रियो जो सम्मेलन था वो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो उसके ही 20 साल के बाद ये दोबारा से प्लस 20 मतलब 20 साल, यानी आपका ये 2012 में ये दोबारा से रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। और यहाँ पर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इन्होंने नारा दिया था, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। तो इसलिए ये धारणीय विकास जो है इसी से संबंधित है, धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। अभी देखिए एक चीज और आप प्लीज चेक कीजिएगा खुद, क्योंकि सब तो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। स्टॉकहोम प्लस 50, ठीक है, ये आप जरूर चेक कीजिएगा 2022 में किस कन्वेंशन को 50 साल हुए हैं। स्टॉकहोम प्लस 50 मैंने जब वीडियो बनाया था तब मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर देखिएगा स्टॉकहोम प्लस 50 क्या है। तीसरा देखते हैं, अनुकारित स्टिमुलेटेड आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, अगर हम पानी की बात करें तो पानी जो बना था वो एमिनो एसिड से बना था, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपके ये दोनों ही होंगे। ये तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऑप्शन नहीं होगा, और इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ए। सबसे पहले मीथेन, उससे हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल और फिर एमिनो एसिड, जिससे हमारी जल की उत्पत्ति पृथ्वी पर मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ये काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जो भी नए प्रश्न है प्लीज आप उनको रिवाइज करते रहिए। चौथा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है, मैंने ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और नोकरेक आपका मेघालय में स्थित है। तो देख लीजिए, ए का चौथा, बी का तीसरा, ये विकल्प बी में है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजी बात कर रहा है इंग्लिश में। ठीक है, इकोलॉजी केवल पर्यावरणीय कारणों के कारण, पर्यावरण पर पौधों के प्रभाव के कारण, पादप अनुकूलन के कारण, जीव तथा उनके पर्यावरण संबंध के कारण। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। वन महोत्सव से तो अच्छा होता है, सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी से भी ठीक होता है, वन रोपण से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लकड़ी काटने से आपका पूरा पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ता है। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी निकेत या आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। बहुत फेमस बायोलॉजिस्ट है आपके ग्रीनएल्स। ठीक है, ग्रीनएल्स ने, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो सभी को पता है मिजोरम जो है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ है, किसके, जो भारत स्थिति वन रिपोर्ट 2021 है। अगला, जीवमंडल या बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने एक फोटो डाली थी इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी वाली, उसी से संबंधित देखिए सीधा सीधा ये प्रश्न है। अभी देखिए जब आप 100 प्रश्न करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से अच्छे खासे प्रश्न मैंने अभी तक अपने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। जिन लोगों ने वहां पर आंसर दिए हैं वो इस वीडियो को देखकर जरूर समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, इंडिविजुअल यानी जीव, फिर आता है पॉपुलेशन, फिर आती है कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम और फिर जीव मंडल। तो हमारा सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी यहाँ पर दिया नहीं है, इकोसिस्टम दिया है, इसके बाद आता है आपका बायोम, बायोम भी नहीं दिया, फिर दिया है जीव मंडल यानी बायोस्फीयर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन
डी इसका सही उत्तर होगा 9वें प्रश्न का। ठीक है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? तो जहां पर ज्यादा घने जंगल होते हैं वहीं पर भारत के अधिकांश हमें वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं, चाहे टाइगर रिजर्व हो, चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? ये सभी को पता है, 1973, 1 अप्रैल 1973 को भारत में लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो आप सभी को पता है, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे जो वेजिटेशन आपको या वनस्पति वहां पर मिलती है उसका टाइप बदलता जाता है। ठीक है, सभी को पता होगा, भूगोल का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, जो हमारा नामदाफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें जो हमें हाइट मिलती है वेजिटेशन की वो काफी ज्यादा मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ वेजिटेशन या अलग अलग टाइप के आपको वनस्पति देखने के लिए मिलती है। तो इसका उत्तर होगा नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लॉयन टेल्ड मैकॉक यानी सिंह पूंछ बंदर का गृह है? तो वेस्टर्न घाट में या पश्चिमी घाट में ये पाया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? साइलेंट वैली या शांत घाटी, ऑप्शन डी, ये इसका प्राकृतिक आवास माना जाता है, ऑप्शन डी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, देखिए ये भी मैंने प्रश्न डाल दिया है, कर्नाटक में स्थित नागरहोल जो नेशनल पार्क है उसको ही हम राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो कर्नाटक का जो नागरहोल है, ये भी क्विज में अपने उसमें करा चुका हूं, तो प्लीज आप क्विज जरूर दीजिए, आपकी तैयारी को बहुत अच्छा करेंगे। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहां स्थित है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आपको पता है भारत सरकार ने 75 हमारी वर्षगांठ चल रही थी तो 75 हमने रामसर साइट घोषित की थी। तो उत्तराखंड का जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट आपकी बन चुकी है, तो इसीलिए काफी फेमस है। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व आपका कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में हमारा स्थित है। ठीक है, ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है, इसको याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये यमुना नदी के किनारे है। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहां पाया जाता है? तो फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में स्थित है वहां पर पाया जाता है, उत्तराखंड का ये राजकीय पुष्प भी है। भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। शिकारी देवी, और दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार, यानी आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ ये कैसे कैसे पड़ते हैं। तो सबसे पहले आएगा भद्राशेषचलम, यह आता है आपका कर्नाटक में, तो 2। उसके बाद शिकारी देवी तो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, 2 और 1 सबसे लास्ट में। यही देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 17वें का ऑप्शन बी। माफ कीजिए, बी नहीं होगा, रुक जाइए 1 मिनट। सी में भी ऑप्शन ए दिया हुआ है, सॉरी। तो सिमलीपाल आपका है उड़ीसा में और पंचमढ़ी है आपका मध्य प्रदेश में, तो इसमें ऑप्शन होगा 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, माफ कीजिएगा ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नाम नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग चुनकर उत्तर चुनिए। तो सुल्तानपुर कहां पर है? आपका पता है हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नवाबगंज उत्तर प्रदेश में है। तो ए का दूसरा, सी का तीसरा, ए का दूसरा, सी का तीसरा, एक ही विकल्प में आई थिंक, हाँ ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी यानी कुलिक हमारा कहां पर हो गया? कुलिक हो गया पश्चिम बंगाल में, और आपका जो अत्तिवेरी है, अत्तिवेरी आपका हो गया कर्नाटक में। तो इन दोनों को देखिए, दौर से नए हैं, इनको प्लीज याद करके चलिए। अगला, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, और प्रदूषण, तो तीनों ही इसके कारण है। निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूहों में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है? ठीक है, तो अभी तक इसको आपका जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए ने तो देखिए कभी इसको साइन ही नहीं किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी 2007 में, शुरू में देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इसका समर्थन नहीं किया था, तो ऑप्शन थोड़े से यहाँ पर वैसे हैं, शुरू में इसका समर्थन नहीं किया था, बाद में लेकिन 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने इसको साइन किया था। ठीक है, इनिशियली इसको साइन नहीं किया गया था, और अमेरिका ने तो देखिए कभी इसको साइन नहीं किया। 2012 में जो दूसरा फेज आया था, मैंने बताया था, कनाडा ने भी इसको जो दूसरा फेज है उसमें साइन नहीं किया था। जापान ने भी इसका साइन किया है, लेकिन उसने जो टारगेट्स हैं उनको नहीं माना था। ये पूरी डिटेल अगर आप मेरे कार्बन क्रेडिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित है, ये ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है, GHG। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, ये भी क्विज में डाल चुका हूं। तो जो क्लीन टेक्नोलॉजी का विकास होता है, यानी ऑप्शन बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में जो काम करते हैं उसको राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं।
ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये भी कुछ डाला हुआ है। तो ये जो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं और यूएनईपी द्वारा इसको 1987 में शुरू किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यूएनईपी द्वारा। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है? तो जो घने पतझड़ वाले जंगल होते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो ये मध्य प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का कितना प्रतिशत है? ये भी देखिए क्वेश्चन मेरा डाला हुआ है, आपको पता है लगभग 9.33% आपके मध्यम सघन वन है और आपका 3% आपका जो डेंस फॉरेस्ट है, अति सघन वन है। तो यानी टोटल आपका लगभग 12%, और अगर हम सही से बताएं 12.37% आपका ये फॉरेस्ट कवर है। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा हेलोफाइट्स। जहां शब्द आपको हेलो दिख जाए, ठीक है, या HAL हेल दिख जाए आपको, तो समझ लीजिए वहां पर सागरीय जल की बात हो रही है। एक और यहां से प्रश्न बनता है कि जो समान लवणता वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं आइसोहेलाइन। ठीक है, जो समान लवणता वाली लाइन होती है उनको जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? मान लीजिए समुद्र है, एक पॉइंट पर ये लवणता है, दूसरे पर भी है, तो एक जो लाइन इन्हें मिलाएगी समान लवणता वाले बिंदुओं को, उसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। ठीक है, तो हेल से याद रखिएगा, HAL जहां पर दिखे वो होते हैं आपके लवणीय या हेलोफाइट्स क्या होते हैं? लवणीय जल में उगने वाले पौधे। अब बात करते हैं अगला 27वां, मैंग्रोव। मैंग्रोव कहां पर मिलते हैं हमें? ठीक है, कोस्टल स्टेट में मिलेंगे, तो अरुणाचल तो यानी मध्य प्रदेश, यानी कोस्टल स्टेट आपका केवल कर्नाटक है। इसके बाद बात करते हैं वनस्पति का। शंकुधारी वन आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे? ठीक है, शंकुधारी वन आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और अगर बात करें टीक की, तो टीक एक लकड़ी होती है, साल, टीक, सागवान आपने सुना होगा, ये हमें मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और कुंज जो होगा ये आपको राजस्थान में मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। 28वां देखते हैं, सागौन वृक्ष काफी इंपॉर्टेंट। देखिए ये वनस्पति से संबंधित सारे प्रश्न इन्होंने डाले हैं। सुंदरी तो देखिए पता है सबसे इंपॉर्टेंट है, सुंदरी आपको सुंदरवन जो हमारा है वहां पर मिलते हैं मैंग्रोव क्षेत्र में। देवदार आपको हिमालय के उच्च क्षेत्र में मिलेंगे। देवदार, ठीक है, हाइट इनकी ज्यादा होती है, ठंडे इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं देवदार के वृक्ष। सागौन आपको मध्य भारत में मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और तिनकोना आपको, अगर बात करें पहले का क्या हो गया, दूसरा, बी का हो गया आपका चौथा, पहले का दूसरा, बी का चौथा, तो ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? आपका डी सही होगा। ठीक है, जो मैं कह रहा था, तिनकोना आपको हिमालय की तराई बेल्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। मरुस्थल क्षेत्र में हुए जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? तो आपने रेगिस्तान के पेड़ देखे होंगे, उनकी जो पत्तियां होती हैं काफी मोटी होती हैं, उसके अलावा पत्तियां छोटी होती हैं ताकि आपका जो वाटर का इवेपोरेशन है वो कम हो जाए, और कहीं ना कहीं पर्णहीनता, जो कैक्टस वगैरह के पेड़ आपने वहां पर देखे होंगे जिनमें कांटे ज्यादा होते हैं और पर्ण की जगह कांटे नीचे, देखिए वही है। तो तीनों इसमें सही होंगे, 1, 2, 3। काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए ये भी यूपीपीसीएस का प्रश्न है। 30वां देखते हैं, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, अब धीरे धीरे चीनी मिल्स दक्षिण भारत में शिफ्ट हो रही है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण भारत राज्यों में अधिक होती है। तो बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए। यही दो प्रमुख कारण है। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? सबको पता है, सबसे फेमस आम हमारे यहाँ कौन सा है? अल्फांसो, और बहुत अच्छे रेट्स में ये इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है अल्फांसो आम। भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह भारत के अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रथा है। ठीक है, इसे कर्तन दहन यानी स्लैश एंड बर्न तकनीक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इसमें मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। तो ठीक है, सारे ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे भूमि क्षरण के लिए जिम्मेदार है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो सभी को पता है जो दाल वगैरह होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, वो भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं। तो जो मूंग है, इसको उगाकर आप भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ये जो दाल वाले पौधे होते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काफी ज्यादा, या नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जहां पर बहुत घने वन आपके पाए जाते हैं और बड़े बड़े जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं। तो जो 90% पृथ्वी का जीव भार है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है, जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 से 6 डिग्री आपके, या 5 से 10 भी मान सकते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक आपको ये देखने के लिए मिलता है। निम्नलिखित जलवायु विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। जलवायु में परिवर्तन, संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा, गर्जन, मेघ। ठीक है, देखते हैं इसमें
इसमें से किस किस तथ्य के कारण मौसम का विकास होता है? तो ठीक है, इसमें से आपका जो 1, 2 और 4 है, इसके कारण आपका मौसम का विकास होता है। 36वां देखते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष जो आपको मिलेंगे वो विषुवतीय जीवों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहां पर आप देखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, सबसे टॉप पर होंगे, फिर थोड़े छोटे पेड़ दिखेंगे, फिर और छोटे पेड़ आपको दिखते हैं। इसको स्तर विन्यास बोला जाता है पेड़ों का। तो ये आपको विषुवतीय जीनोम में देखने के लिए मिलते हैं। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा आपको कौन से देखने के लिए मिलते हैं? तो शीतोष्ण शंकुधारी जो वन है, ठीक है, शीतोष्ण शंकुधारी वन, ये आपको सबसे ज्यादा फैलाव की इनकी प्रतिशतता है। जीरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर कहां पाई जाती है? अब देखिए, जैसे हेलो मैंने आपको बताया था, हेलो आपको लवणीय जल में मिलेगा, ऐसे ही जीरो जहां आपको शब्द दिख जाए, जीरो ऐसे लिखा जाता है, ये एक्स से जीरो, ये आपको मिलेगा जो मरुस्थल होंगे। ठीक है, अगर आपको जहां भी इस तरीके का जीरो शब्द दिख जाए तो समझ लीजिए मरुस्थलीय बायोम की बात कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी इसका सही उत्तर होगा 38वें का। ठीक है, दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दी। हेलो आपको दिखे, हेलोफाइट्स या हेलाइन वगैरह दिखे तो वो लवणीय जल है, जीरो दिखे, जीरोफाइट्स वगैरह, तो समझ लीजिए वो मरुस्थल की बात कर रहा है। अगला, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इसकी हम बात करें 39 की, तो इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन सी, ए इसमें सही है परंतु आर गलत है। देखिए, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है, ह्यूमस इसमें इतना नहीं मिलता। ठीक है, इसको रेगुर और कपास मृदा भी बोला जाता है, और ये महाराष्ट्र वगैरह या दक्कन के पठार में बहुत पाई जाती है। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं, पहला स्टेटमेंट। काली मृदाएं लौह और चूने से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन में हीन होती हैं। लेटराइट मृदाएं लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती हैं। काफी अच्छा प्रश्न बनाया है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी इसमें पहला वाला गलत है। जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं वो नाइट्रोजन से समृद्ध नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। इसमें देखिए किसकी अधिकता पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में? पोटाश की अधिकता, फास्फोरिक अम्ल की, चूना व कार्बोनिक तत्वों की इसमें अधिकता पाई जाती है, ना कि आपके नाइट्रोजन की। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक यानी अबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा है, कौन सा इसमें अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? तो देखिए, कवक जो होते हैं वो अबायोटिक नहीं बल्कि जैविक घटक होते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइडों के कारण? बहुत फेमस क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और सल्फर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन SOX लिखते हैं और NOx लिखते हैं, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए संस्थान से मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा, जहां तक मुझे लगता है किसी न किसी संस्थान से प्रश्न जरूर बनेगा। मैं लगातार अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसकी फोटोज वगैरह शेयर करता रहता हूं, जो लिस्ट होती है, तो आप प्लीज उनको रिवाइज करते रहिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा 43 का? ये हमारा जो है ये अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन सी। 44वां देखते हैं, घास भूमि क्षेत्र पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है? तो टॉप कंज्यूमर की बात कर रहा है, तो इसमें जो टॉप आपके कंज्यूमर होंगे वो होंगे मांसाहारी। ठीक है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे की पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, पर्यावरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की अगर डेफिनेशन अगर आप परि प्लस आवरण पढ़ें तो वैसे तो निकलेगा चीजें जो हमको घेरती है, लेकिन एक्चुअल में जो पर्यावरण है वो आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। 10% का नियम, ये तो मैंने कल या परसों ही डाला है, जब हमने ऊर्जा प्रवाह की बात की थी, तो लिंडमान द्वारा 10% का नियम दिया गया है। लिंडमान, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल देखती है? तो इसकी जो सुरक्षा देखी जाती है वो देखी जाती है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1961 में की गई है, ये भी याद रखिएगा, 1961 में। ठीक है, ISO 14000 मानक संबंधित है आपके, देखिए सिलेबस में टॉपिक है एक पूरा, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन वगैरह। तो ये ISO जो होते हैं ये सर्टिफिकेशन ही होते हैं, लेकिन ये संबंधित किससे है हम बात करें तो ये पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है, ISO 14000 मानक। किस जगह के फ्लोरा और फौना को सूचित करते हैं? देखिए, फ्लोरा मतलब फ्लावर यानी पेड़ पौधे, और फौना मतलब जंगली जानवर, यानी ए, यानी इसका उत्तर होगा पेड़ पौधे और जंतु। 49वें का होगा ए। फ्लोरा आप याद रखें, फ्लोरा निकला है फ्लावर से, तो फ्लावर आपके क्या होते हैं? बेसिकली वनस्पति या पेड़ पौधे। अगला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? बहुत नॉर्मल प्रश्न है, 1972 में। 1974 में क्या आया था? जल प्रदूषण अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो कौन सी एजेंसी है? तो जो सीपीसीबी है, सीपीसीबी लिखा जाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और जो मैंने आपको बताया ऊपर जल प्रदूषण, इसी एक्ट अधिनियम के तहत, वाटर पॉल्यूशन एक्ट के तहत 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वो आया था 1981 में। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत इसकी स्थापना की गई है। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है? तो जो मैना है, ठीक है, ये अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे एक तरह से कर लेती है। सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो सस्य विज्ञान के जो जनक है वो पीटर डी क्रेन्जी को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, ज़ेथरोटुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़ेथरोटुल जो है वो खरपतवार विज्ञान के जनक को माना जाता है। निकोलस जो है, इसके बारे में जरूर आप प्लीज देखिएगा। और आपका जो डिकंडोल है, इनके बारे में प्लीज आप पढ़िएगा। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग इंग्लिश में, यानी एकल फसली कृषि। इससे भी देखिए मृदा का बहुत, जब मैंने आपको संरक्षण पढ़ाया था, मृदा और नमी संरक्षण, उसमें आपने ये पढ़ लिया होगा। आगे देखते हैं, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे कौन सी फसलें हैं दलहनी फसलें? ठीक है, इसका उत्तर क्या है? कम समय वाली फसलें। तो दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वो कौन सी होती हैं? जो कम समय वाली होती हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। फसल चक्र या क्रॉप साइकिल आपका सहायक है किस चीज में? उर्वरता बढ़ाने में, बिल्कुल ठीक। पैदावार बढ़ाने में, बिल्कुल ठीक। रोग नियंत्रण में, बिल्कुल ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो तीनों ही हमें फायदे इससे फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन से मिलते हैं। वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है, अच्छा प्रश्न है ये भी। वर्षा अनुरूपक का प्रयोग या रेनफॉल स्टिमुलेटर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसको मृदा के संरक्षण के अध्ययन में और वर्षा के अध्ययन में इसका यूज किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? अगर आपने मेरा देखिए वो वीडियो देखा होगा मृदा संरक्षण वाला, अब आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्टूर खेती का मैंने उसमें पूरा आपको इस तरीके से देखिए कर्व में फोटो दिखाए थे कि पानी उसमें एक साथ नीचे नहीं जाता, पानी रुक रुक कर नीचे जाता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और वो मृदा अपरदन को भी रोकता है। तो वहां से देखिए सीधा प्रश्न आपका ये हो जाता सॉल्व। कॉन्टूर खेती इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, पीली क्रांति उर्वरक, नीली क्रांति मत्स्य। तो देखिए पीली क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित नहीं है, ये तिलहन से संबंधित है। ठीक है, परसों ही या 3 से 4 दिन पहले मैंने एक फोटो डाला है, इंग्लिश में वो फोटो था, वो टेबल आप देख सकते हैं। उसमें सारी क्रांति 10 से 12 क्रांतियां जो है वो मैंने उसमें डाल दी। आज सुबह भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने स्वीट रिवॉल्यूशन यानी मीठी क्रांति की बात भी सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें शहद वगैरह के जो प्रोडक्शन है उस पर काफी फोकस किया जा रहा है। तो स्वीट रिवॉल्यूशन आपसे पूछे तो सरकार जो शहद है उसके प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा लीड करने की कोशिश कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है? सभी को पता है, आपने ई नाम यानी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या टोटल है हमारी 20। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मैंने ये भी देखिए मेरा वही वाला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन जब मैंने पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कृषि एक ऐसा समस्या है जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि देखिए ये लगातार हर क्षेत्र से संबंधित है और इसी वजह से इसके हमें जो प्रभाव है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे, वन्य जीव संरक्षण, तो इसका उत्तर होगा सॉरी डी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु, जिसको हम इंग्लिश में वर्मिन बोलते हैं, ये भी देखिए सीधे वहीं से उठाया, केवल 4 उसमें शामिल थे लिस्ट में, मैंने आपको उस दिन बताया था। कॉमन क्रो इसमें शामिल था, चूहे और फ्रूट बैट्स, फल जतु। ठीक है, ये इस तीन शामिल थे। खरगोश आपका चौथी अनुसूची में आता है, इसमें नहीं आता। ये भी देखिए आप सीधे वहीं से सॉल्व कर लेते। ए, सी और डी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन कोई भी एबीसीडी संबंध लगा दीजिएगा। खरगोश अनुसूची 4 में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 63वें का क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 64वां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है। वह पर्यावरण या संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया का या रीति का विवरण देता है। ये चीज बिल्कुल गलत है। देखिए मैंने बताया था, वो लोक सहभागिता की बात तो करता है, लेकिन जो प्रक्रिया है इसकी, प्रोसेस का मेंशन इस पूरे एक्ट में कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें गलत हो गया, तो ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं
दूसरा, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो केवल 2 इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? देखिए जिन्होंने क्विज दिए हैं ग्रुप में वो समझ गए होंगे, सागर सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। और इसको घुमा के एक बार और पूछा था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, उसका आंसर भी सागर ही है। याद रखिएगा, दोनों सवालों का उत्तर स्थिर पूछे या विस्तृत पूछे, दोनों का उत्तर आपका सागर ही होगा। भारत के जीव मंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीव मंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? याद होगा आपको, मैंने अभी 2 मैप शेयर किए थे, जिसमें एक में मैंने बताया था कि भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर उसी के साथ मैंने दूसरा शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि 12 इसमें से आपके जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसमें शामिल किए गए हैं। उन 12 को प्लीज मैप को जरूर देखिएगा, वहीं से देखिए सीधा प्रश्न उठा है। तो मन्नार की खाड़ी शामिल है, नोकरेक जो कि मेघालय में स्थित है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, ये चारों ही इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा 8 और हैं, वो प्लीज आप जरूर देखिएगा कि कौन से यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो 66वें का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 66वें का उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अनन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। ठीक है, दूसरा देखते हैं, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा आवासित है, जीवों ऑर्गेनिजम्स का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं। तो यही इसका सही उत्तर होगा। पर्यावरणों के उनकी आपस में जो स्टडी होती है और उसकी जो पर्यावरण का इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, उसकी स्टडी को ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु और पोषण स्तरों की कम संख्या। तो इसमें से क्या चीज इसमें उत्तरदायी नहीं है? तो अगर हम बात करें जो ऑप्शन डी है, पोषण स्तरों की संख्या, ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। और एक चीज जैव विविधता की बात करें तो 22 मई को हमारा क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ठीक है, तो पोषण स्तरों की संख्या इसका सही आंसर होगा। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, जो हम एक तरह से उत्सर्जन करते हैं पूरा हमारा, तो उसमें क्या हमारे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, या हम एक डेली में कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, तो उसकी बात कार्बन फुटप्रिंट में की जाती है। तो इसका जो होगा हर हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, ऑप्शन डी। प्रश्न देखिए इसमें काफी अच्छे हैं, आपकी तैयारी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छकरण घास के प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसने पूछा है। तो जो आपका ऑप्शन डी है पूर्वी दक्कन पठार, यहाँ पर आर्द्र वन हमें नहीं मिलते, इसमें हमें शुष्क सदाबहार वन देखने के लिए मिलते हैं। याद रखिएगा, शुष्क सदाबहार वन। ठीक है, आगे देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। और आज सुबह ही देखिए मैंने क्वेश्चन डाला है ग्रुप में, बायोजियो केमिकल साइकिल या जैव भू रसायन चक्र, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं? तो इसको ऑर्डर में लगाने के लिए इसमें पूछा गया है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। आक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। तो इसमें से कौन कौन से होंगे हमारे? सबसे पहले होगा क्षीणता, फिर आपका होता है आक्रमण, फिर होता है आपका प्रतिस्पर्धा और फिर होता है स्थानांतरण। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ये होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? फॉरेस्ट पॉलिसी, वन नीति, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति या शिक्षा नीति। ठीक है, 73वें का हमारा कौन कौन से इससे संबंधित है आपके सीधे सीधे सभी चारों। देखिए शिक्षा नीति में भी बात की जाती है एनवायरमेंटल स्टडीज वगैरह की, औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में भी कि आप इंडस्ट्री से पॉल्यूशन कैसे कम करेंगे, उसकी बात, ग्रीन अकाउंटिंग वगैरह शब्द आपने सुना होगा, वो सब इसी से संबंधित है। आगे देखते हैं, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? मरीन नेशनल पार्क की बात कर रहा है, तो रानी झांसी की स्थापना 1996 में की गई है।
निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? वैसे तो देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है 11, लेकिन मध्य प्रदेश इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, इन्होंने सेकंड हाईएस्ट पूछा है, तो असम में हमारे 7 मौजूद है, तो इसका उत्तर होगा असम। कान्हा किसली किस लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा किसली बेसिकली आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है हमारा? ये एक नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, आपने सुना होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, ये कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभयारण्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? अब हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ चलना है, तो सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश में दुधवा आएगा, फिर मध्य प्रदेश में कान्हा आएगा, फिर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती आएगा, फिर कर्नाटक में बांदीपुर आएगा, तो ऑप्शन ए ही इसका हमारा सही उत्तर होगा। 79 देखते हैं, इसमें देखिए कुछ कुछ नए नए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो रिवीजन के लिए अच्छा है। महानंदा, लखारी घाटी, पंचमढ़ी, चंद्रप्रभा। तो पंचमढ़ी तो हमें पता है मध्य प्रदेश में है, चंद्रप्रभा हमने ऊपर देखा उत्तर प्रदेश में है, और लखारी घाटी और महानंदा इनकी बात करें अगर, तो महानंदा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और लखारी घाटी उड़ीसा में स्थित है, तो उसका क्या उत्तर होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये दो नए हैं, देखिए महानंदा और लखारी घाटी मुझे भी नहीं पता था, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं आराम से, तो लखारी घाटी उड़ीसा, ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य और राज्य दिए हैं, मुकाम्बिका, डालमा, नैयर और कोटी गांव। तो अगर हम बात करें मुकाम्बिका की, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये सही है। डालमा ये झारखंड में स्थित है, ये भी ठीक है। नैयर जो है ये गलत दिया हुआ, ये गोवा, ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये केरल में स्थित है नैयर, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी नया है, चारों मुझे लगता है नए हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज इनको याद कर लीजिए। कोटी गांव आपका गोवा में स्थित है, तो नैयर इसमें गलत था, वो केरल में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व उत्तर हमारे भारत का नागार्जुन सागर सीसाइलैम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे छोटा कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, बोर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ, बिल्कुल ठीक है, 16 फरवरी 2005 से ये लागू हुआ था, और साइन कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती, गलत है, लगभग 23 से 25 गुना अधिक प्रभावी होती है, ये गलत है, तीसरा, तो एक और दो इसमें सही होगा, 82 में का होगा ऑप्शन ए। पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको सेलेक्ट करवाएंगे, जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा। एक आपने सुनी होगी पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसी में बात की जाती है डर्टी डजन, यानी 12 डजन का मतलब होता है दर्जन, यानी 12 ऐसे प्रदूषक जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, तो उनकी बात इसमें की जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन 12 ओजोन ह्रास करने वालों का, ये नहीं होगा। चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ 83 में का अगर हम बात करें तो ये नहीं है। 12 सबसे हानिकारक हरित गृह गैसें 83 का अगर हम देखें, ठीक है, तो इसकी बात अगर हम बात करें तो सबसे खतरनाक जो प्रदूषक हैं उनके लिए डर्टी डोजन आपका यूज किया जाता है, सबसे खतरनाक जो एक तरह से पदार्थ है। तो अगर हम ऑप्शन नीचे देखें, केवल 3, 1 2 3, केवल 2 और 1 2 3 4, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल 2, यानी जो परसिस्टेंट चिरस्थायी आपके कार्बनिक पदार्थ हैं उनका आंसर ये सही है। और ये स्टॉकहोम एक कन्वेंशन है, आपने सुनी होगी, जो पीओपी यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में बात करता है, उसमें ही डर्टी डजन की बात की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 5 जून को। 1972 में इसको बोला गया था कि मनाया जाएगा, लेकिन पहली बार सन 1974 में इसको मनाया गया है, देखिए कंफ्यूज करेगा, याद रखिएगा 1974 में मनाया गया है। भारत का वन्यजीव संस्थान कहां पर अवस्थित है? सभी को पता है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो हमारे देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए फैक्ट्स कुछ भी पूछ सकता है, हमें हर चीज के लिए तैयार इसमें रहना होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खनिज एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारत वन अधिनियम 1927। ठीक है, तो इसमें से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, सारे के सारे ही हमारे इस पर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बात करते हैं। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो सभी को पता है जो मिजोरम है उसका सबसे ज्यादा, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम सबसे ज्यादा परसेंटेज उसमें फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का
बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। तो देखिए कंफ्यूज, आपको सागौन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सागौन नहीं है। अगर हम बात करें तो जो साल के वृक्ष है वो सबसे ज्यादा भारत में हर लगभग क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो साल इसका सही उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उष्ण कटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति और पतझड़ वन। तो कच्छ वनस्पति तो आपको पता है, तो जो हम अगर बात करें सुंदरवन, ठीक है, वहां पर मिलेंगे। जो कोस्टल स्टेट होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन आपको मिलेंगे साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, पतझड़ वन आपको राजस्थान में। तो 89वें का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। 90 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टीक जम्मू कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, देवदार जो मैंने आपको बताया था हाइट पर मिलते हैं, तो ये हमें लगभग हिमालय वगैरह में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सुंदरी पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल ठीक है, सुंदरी हमें पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलता है। चंदन की लकड़ियां जो है वो ज्यादातर आपको, जो एक तरह से हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा देखने के लिए मिलती है चंदन की लकड़ी, और केरल में ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिलती। तो सही क्या होगा? सुंदरी वृक्ष, जिसके नाम पर सुंदरवन रखा गया है, और वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो 90 का हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 91वां। अभ्यारण्यों के अंदर चरने की अनुमति व पशुधन के संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के कौन से अधिनियम के तहत, या किसके तहत इसकी बात की जाती है? तो जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसकी धारा 33A के तहत इनके टीकाकरण की बात की जाती है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण आपका गठित किया गया था? तो सबको पता है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, 18 अक्टूबर 2010 को। डेट भी याद रखिएगा, पूछी जा चुकी है इसलिए बोल रहा हूं। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई है भारत में, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, लेकिन इसके अलावा इसकी और ब्रांचेस भी मौजूद है 4, जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। याद रखिएगा, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों के द्वारा अनुरोध करने पर या अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन से पहले जो वाइल्ड लाइफ था, फॉरेस्ट था, वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन उसको बाद में 42वें संविधान संशोधन से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इसका आंसर होगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो EIA, यानी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसका सिद्धांत पहली बार किस देश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो नीति आई थी उसमें सबसे पहले इस शब्द की बात की गई थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 1976-77, ठीक है, याद रखिएगा 1976-77 में प्लानिंग कमीशन को एक काम सौंपा गया था, या उसके कि आप पर्यावरणीय दृष्टि की जांच कीजिए भारत में। तो उस समय ये जो कॉन्सेप्ट है भारत में लागू हुआ था, या भारत में प्रकाश में आया था 1976-77 में। देखिए ये भी मेरे नोट से सीधा सीधा प्रश्न है, जो हमने वन्यजीव कार्य योजना जब पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था 1864 में भारत के पहले जो आईजी, मैंने बोला था आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे, या वन महानिरीक्षक कौन थे? तो डाइट्रिच ब्रेंडिस्ट, मैंने बताया था ये जर्मन पर्सन थे। ठीक है, तो डाइट्रिच ब्रेंडिस्ट इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा कथन वन दरोगा के कार्यों के बारे में सही नहीं है? जंगली जानवरों को शिकार से बचाना, जंगल के पुराने सूखे वृक्षों को कटवाना, जंगल में नए वृक्षों का रोपण करवाना, और जंगली जानवरों की सेवा करना। देखिए ये इसका कोई मकसद नहीं है, ऊपर के 3 हमारी ड्यूटीज है फॉरेस्टर की। अगला देखते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, ये आपकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पाई जाती है। 97 का बी। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन अपर्दाहारी है या डेट्रीवोर है? तो इसमें जो डेट्रीवोर है वो आपका दीमक है, ऑप्शन डी। 99वां पर्यावरणीय अंकेक्षण का लाभ है, मैंने जो बताया था आपको, ग्रीन अकाउंटिंग, इसको बोला जाता है ग्रीन अकाउंटिंग। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण दोनों ही इसके काम है। 99 का आपका होगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं 100वें प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की। IUCN की स्थापना हुई थी, मैंने आपको ये कल ही रात को क्विज डाला है, 1948 में IUCN की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो देखिए यही 100 प्रश्न थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी इसमें पढ़े हैं, और इस वीडियो को आप प्लीज पॉज करके देख लीजिएगा। कुछ जो नए आपको नहीं पता थे पॉइंट्स, जैसे कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो प्लीज उनका रिवीजन जरूर कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो भी रेस्पॉन्स होगा हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।